नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 खबर में। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में आज 34 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में मतदाता मालदा, कोलकाता दक्षिण, मुर्शिदाबाद, पश्चिम वर्धमान और दक्षिण दिनाजपुर जिलों की 34 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 86,78,221 मतदाता मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद और पश्चिम वर्धमान जिलों के 9-9, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों के 6-6 और कोलकाता दक्षिण के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 12,068 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। यह मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। राज्य में 7वें चरण के लिए दोपहर 1:30 बजे तक 55.12% मतदान हो चुका है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि लगातार हो रहे मतदान के बीच में मद्रास हाईकोर्ट की सुनवाई हुई। बढ़ते संक्रमण को लेकर बड़ी टिप्पणी उन्होंने की और इसमें सीधे तौर पर चुनाव आयोग को बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इन मौतों के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग जिम्मेदार है। एजेंट नहीं बैठने दे रहा, इस तरीके का आरोप है आप पे टीएमसी पे। भाई 4-5-6 दिन पहले अमित शाह जी ने इंटरनेट देखना मुझे जितना मालूम चला, उन्होंने तो यही बोला कि जो हारता है वो ये सब अभियोग करता है, जो हारता है वो ये सब बोलता है, उसको कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि बीजेपी हार रही है। तो अलग अलग तरह के जो बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। अभी भी आपको बताएं कि 1:30 बजे तक की अगर हम बात करें तो 55.12% मतदान हो चुका है, यानी कि लगभग आधी से ज्यादा लोग अब तक मतदान में अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। भारी संख्या में लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन इन सब के बीच में अलग अलग तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। और पुनीत मेहरोत्रा हमारे साथ टीएमसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। पुनीत जी, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से लगातार भारी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे सर? 55.7% मतदान हो चुका है 1:30 बजे तक। देखिए, मैं पहले भी आपसे कहा था, आज फिर वही कह रहा हूं आपके चैनल पे कि अब जो चरण हो रहे हैं वो देश में भारी भरकम मतदान होगा। बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक जो प्रचार करा था, उस प्रचार के नेगेटिव आना चालू हो गए हैं। लोग, जनता जाग चुकी है भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए। इस 7 सालों में जो विकास नहीं करा है, आज देश की हालत क्या होते चले जा रहे हैं सबको दिखाई पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी चलती चली जा रही है, ये चुनाव कराने पे आमादा है। हम लोग पार्टी के लोग, माननीय ममता दीदी भी चुनाव आयोग को लिख करके पहले ही दे चुकी है कि कोविड में जो 3 चरण रह गए थे उन्हें आप एक साथ करा लीजिए, पर इन लोगों ने एक बार भी नहीं सुना, ना चुनाव आयोग ने, ना माननीय मोदी जी ने। आज देखिए, उसी का परिणाम है कि मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर एक्शन लिया है। तो इस चीज को भी जनता समझ रही है और जो लोग निकल रहे हैं, एक टीएमसी पार्टी की जीत हो रही है वहां पे। बिल्कुल, मोहम्मद की सरकार बन रही है। बात समझे, टिप्पणी का आपने जिक्र किया मद्रास हाईकोर्ट की, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हत्याएं हैं और इसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग है। जी, कोर्ट कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे। देखिए, कोई बंगाल ने कहा है, चुनाव आयोग के ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया है कि बंगाल ने नहीं लगाया है, यूपी ने नहीं लगाया, मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया है। बिल्कुल। तो आज चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करा गया है। चुनाव आयोग शुरुआत से कटघरे में है, एक कठपुतली बन के काम कर रहा है मोदी जी का, तो उसका ही परिणाम उन्हें मिलेगा। बेफिक्र रहिए, जनता इन्हें आईना दिखाने का काम करेगी अपनी। बिल्कुल, लेकिन सुमित जी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी बयानों का दौर जारी है। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है, चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो या बाकी दल हो। बीजेपी अभी भी ये कह रही है कि हम जीत रहे हैं और जितनी फीसदी मतदान अब तक हो चुका है वो दिखाता है कि मौजूदा सरकार के विरोध में लोग हैं। ये तो गलत अफवाह है। पिछली बार भी 80 से 84% पोलिंग हुई थी, पिछली 2016 में भी। इस बार भी आंकड़ा वही है। आप उठा के देखें, टोटल ऑल उठा के देखेंगे तो वही आंकड़ा निकल के आ रहा है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना हम लोग घबरा रहे हैं। जनता निकल के वोटिंग कर रही है, अच्छी वोटिंग हो रही है। ठीक है सर। हरीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। श्रीवास्तव जी, 55.7% मतदान हो चुका है 1:30 बजे तक, क्या कहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र का उत्सव है जी, और हर 5 साल बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं जी, और प्रदेशों की जनता, देश की जनता ये तय करती है जी कि वो अपनी कमान किसको देगी। तो
ये जो 7वें चरण का मतदान है, और अभी आप बता रहे हैं 55.7% मतदान हो चुका है जी, ये एक बहुत अच्छा रुझान है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यक्रम थे, जो रैलियां थी, उसमें जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने उत्साहजनक अपनी भागीदारी की, उससे ये बात पूरी तरह से पुख्ता तौर पे सामने आई है कि पश्चिम बंगाल की जनता 2 मई को जब ये चुनाव परिणाम आएंगे तो उस समय अपनी वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर चुकी होगी और भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमान देने वाली है। क्योंकि ये जो 10 साल का कार्यकाल रहा ममता दीदी का, उसने पश्चिम बंगाल को अराजकता में बुरी तरह झोंक दिया। राजनीतिक हत्याएं जिस तरह से हुई, जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पश्चिम बंगाल, और कलकत्ता जो एक समय में औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी देश की, वो उसके उद्योग पूरी तरह से तबाह हो गए। ठीक है सर, आप किस बात का जवाब लेंगे? सुमित मल्होत्रा जी हमारे साथ टीएमसी से हैं, लेकिन उससे पहले हरीश जी, टिप्पणी की गई है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा, सख्त टिप्पणी की है चुनाव आयोग पर। यह कहा है कि जो हत्या, अभी जो मौत हो रही है कोरोना की वजह से, यह हत्या है, और सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर सख्त शब्दों में टिप्पणी की है। सर क्या कहेंगे हरीश जी? संवैधानिक संस्था है जी, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत फेयर और फ्री चुनाव कराए जी। और क्योंकि हर 5 साल बाद जब विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त होता है या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है, तो उसके पहले नई विधानसभा का गठन और संसद का गठन करना उसकी जिम्मेदारी है। और इसके नाते चुनाव आयोग ने इस चुनाव को प्रोसेस किया। मुझे लगता है कि जो आज जो लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, मुझे न्यायालय की बात पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग या इस तरह की बातें कर रहे हैं कि चुनाव क्या आवश्यकता थी इस समय, मैं आपसे कहता हूँ कि जिस समय ये राष्ट्रीय शासन लगा के चुनाव आगे बढ़ाए गए होते, तो यही लोग ये कहते कि वो तो मोदी जी लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं और चुनाव नहीं कराना। यकीनन। तो ये जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग उसी को एक्सरसाइज कर रहा है, और हम सब लोग चूंकि संविधान में भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, सुमित जी का कमेंट ले लेते हैं सर। हम सबको उसका सम्मान करना है। बिल्कुल। सुमित मल्होत्रा जी, 2 बातें सर। अगर मानकर चलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता और उसके बाद फिर चुनाव होते, तो सवाल आप ही लोग खड़े करते। दूसरी बात, राजनीतिक हत्याओं का जिक्र किया है हरीश श्रीवास्तव जी ने। सुमित जी, जाता। अरे सब 2 चरण हो चुके थे, 3 चरण हो चुके थे, उसके बाद जो फेस रह गए थे उनको आप डिले आगे कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाते, किस बात के लिए लगाते? 2 चरण तो हो गए थे ना आपके, 3 चरण। उसके बाद 3 चरण जो आखिर के रह गए थे उसे आप 1 चरण में करा सकते थे महामारी के दौर में, पर आपने नहीं कराया। उन्होंने कहा साहब पूरा हमें कराना है, जनता को मरने दीजिए, आज लाशें गिर रही हैं सड़कों पर, गिरने दीजिए, कोई वही नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर की सुविधा है। वो क्या रहा है इस देश में? कहाँ है माननीय मोदी जी? क्यों चुप बैठे हैं? पिछले लॉकडाउन में, पिछले साल जब 500 केसेस थे, तब तो माननीय मोदी जी ने खूब घंटियां बजवाई थी, थालियां बजवाई थी। अब कहाँ है? आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, दोनों गुम हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी। शर्मनाक की बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि देश में जनता मर रही है, त्राई कर रही है, लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। सुमित जी, आपकी बात का जवाब हरीश जी जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक हिंसा की उन्होंने बात कही। सर, आलम यह है कि कहीं पर छुटपुट हिंसाएं आज भी सब सुनने में आ रही हैं, आज भी इस तरीके से मतदानों पर छुटपुट घटनाएं होती हैं, पर इस समय कोरोना महामारी चल रही है, हम लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ना केंद्र को ना प्रदेश को, हम ये कह रहे हैं केंद्र और प्रदेश दोनों को मिला करके काम करना चाहिए कोरोना महामारी में। ठीक है हरीश जी, हालांकि आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, तो चुनाव आयोग के ऊपर की सारी बातें होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप इस्तीफा रखते हैं 2 या 3 चरण के बाद? पूरे जो बंगाल के अंदर बाकी के चरण बाकी थे, 5 चरण के, उन सबके एक साथ विधानसभा चुनाव होने चाहिए थे, एक साथ मतदान संभव था, आपको लगता है? नहीं, देखिए ये बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए जी कि जो चुनाव की प्रक्रिया एक बार चुनाव आयोग निर्धारित कर चुका, नोटिफाई कर चुका, अगर वो उसमें फिर से तरमीम करता है, तो एक तो सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारी प्रशासनिक व्यवस्था, सारे जो उसमें चुनाव प्रक्रिया में जितने भी कर्मचारी अधिकारी लगते, उन सारे लोगों का वो एक प्रबंध चुनाव आयोग पहले से करके निर्धारित करता है, उनको ट्रेनिंग दिलाता है और उसी तरह से संसाधनों की सुरक्षा की, ट्रांसपोर्ट की, सबकी व्यवस्था करता है। तो ये तो पूरा कयास हो जाने वाली बात थी
और फिर कई लोग ये भी कर सकते थे कि उसको कोर्ट में भी चैलेंज करते कि भाई एक बार इस तरह से चुनाव आयोग ने नोटिफाई किया, फिर उसको कैसे बदल सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं जी। तो ये चलिए, इतना आसान है, लेकिन चुनाव आयोग क्योंकि फुल फ्लेज संवैधानिक संस्था है, चुनाव जब की उसमें वो राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का वो प्रयोग करती है जी। तो इसलिए किसी को भी चुनाव आयोग पे ठीक है अपने मत अभिमत लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर ये संभव होता तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग चलिए ठीक है, ये संभव नहीं थे इसलिए चुनाव आयोग ने कदम नहीं उठाया, लेकिन ये संभव था कि हम रैलियां नहीं करते, ये संभव था कि हम इसकी जगह कोई विकल्प दूसरा तलाशते। टीएमसी के प्रवक्ता महोदय को एक बात और कहना चाहता हूं मैं जी जी कि 10 साल से पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन है जी, और स्वास्थ्य ये राज्य का विषय है। आपने क्या पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय की? आपने स्वास्थ्य सुविधाओं को कितना सुदृढ़ किया पश्चिम बंगाल में? आज आप इस कोरोना को लेकर के अगर आप मोदी सरकार को कोसते हैं तो पहले आपको अपना चेहरा आईना में देखना चाहिए कि आपकी सरकार ने पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता के लिए 10 वर्षों में क्या किया, स्वास्थ्य सेवाओं को, चिकित्सा सुविधाओं को कितना सुदृढ़ किया, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, फैसिलिटी को कितना बढ़ाया, आगे बढ़ाया। ये बहुत सारे सवालात हैं जो आपको अपने से करना चाहिए, अपनी सरकार से करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हरीश जी, आप जवाब ले लेते हैं। सुमित जी, क्या करा गुजरात के लिए? सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं, क्या करा 3 बार के माननीय मुख्यमंत्री ने? क्यों आज किल्लत हो रही है गैस की? क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही है? क्यों वैक्सीनेशन की कमी हो रही है? क्यों नहीं है वेंटिलेटर बेड्स? कहाँ है? केवल आप मूर्ति बनाने में, स्टेडियम बनाने में व्यस्त है, चुनाव कराने में व्यस्त है। आप लोगों को जनता का कोई हित नहीं है। आज जनता समझ चुकी है, जनता आपको इस बात भगाने का काम करेगी। जी बिल्कुल, भगाने का काम करेगी। केवल गवर्नेंस काम नहीं चलता, अपनी सरकार से नहीं, आरोप सिद्ध है, आरोप आपके ऊपर हमने, अरे जनता लगा रही है, जनता देख रही है क्या हालात आप लोगों ने कर दिया है। आज जनता देख रही है, सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। देने वाली है ना बहुत जल्दी, बिल्कुल देगी, आपको भगाने का काम करेगी। बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, देखिए पहले बंगाल से भगाएगी। अरे सुनिए, पहले बंगाल से भगाएगी, फिर इस देश से भगाएगी। चरण का चुनाव और रह गया है और 2 मई को जनता। अरे मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा आईक्यू अपना ठीक करिए। पहले आपको बंगाल से भगाएगी जनता, फिर आपको देश से भगाएगी। ठीक है सुमित जी, ठीक है। हरीश जी एक बात ये कि आप कह रहे हैं कि ये राज्यों का, अपने राज्यों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्र में आप देश के जब प्रधानमंत्री होते हैं, आप गृह मंत्री होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी सर बन जाती है। किसी भी प्रदेश में आप कहीं चाहे रहें, रैली अगर कर रहे हैं तो आपको बहुत नियम कानूनों का सावधानी से पालन करना पड़ता है। हमने देखा कि किस तरीके से लापरवाहियां हुई और इस तरह की टिप्पणी जब हाई कोर्ट से आती है तो सच्चाइयां बयां भी होती है। सर देखिए, जो भी केंद्र सरकार का फर्ज है वो सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसको पूरा कर रही है। आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग का विषय है, लेकिन मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है, उन्होंने जनता की बेहतरी के लिए जो अहर्निश परिश्रम किया है उसका कोई सानी नहीं है। हरीश जी, क्या एक चीज और थोड़ा समझने की, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं सर, आप अनुभवी हैं, एक बात ये समझने की हम कोशिश करें कि जिस तरह की स्थिति फिलहाल बंगाल में देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कि चुनाव अब जिस तरह के मुद्दे आप उठा रहे थे उससे डाइवर्ट होकर सीधा कोरोना पे टिक चुका है? अब अंतिम जो चरण के मतदान भी होंगे वो भी कोरोना को लेकर हो सकता है? जनता बहुत जागरूक है जी, जनता जागरूक है, ये जानती है ये वैश्विक महामारी है जी, और ये इस महामारी के बारे में पूरे 1 साल से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के चिकित्सा विज्ञानी सब लोग लगे हुए हैं जी। ये एक अप्रत्याशित संकट है। तो ये देश की पश्चिम बंगाल की जनता भी, पश्चिम बंगाल की जनता तो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है और उसको यह पता है, वो ये जानती है कि एक महामारी है, ये संकट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, सुमित मल्होत्रा जी आपका भी, हरीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है बाकी मुद्दों से हटके अब कोरोना पर टिकता हुआ नजर आ रहा है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार भी अभी और भी बड़ी खबरें बाकी हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी बड़ी खबरों का। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर केजरीवाल सरकार सख्त कदम उठाती जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही अस्पतालों पर दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है। दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बेड और ऑक्सीजन की किल्लत है। बेड्स की किल्लत के बीच में एक राहत की खबर भी सामने आई है। वहीं छतरपुर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। इस कोविड केयर सेंटर में 500 ऑक्सीजन बेड्स और 200 आईसीयू बेड्स की सुविधा है। इस कोविड केयर सेंटर के संचालित का जिम्मा आईटीबीपी के साथ में रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह इस अस्पताल का दौरा भी किया और तैयारियों का जायजा लिया। केजरीवाल ने कहा कि यहां पर 500 बेड्स की सर्विस आज से शुरू हो चुकी है, जबकि अन्य बेड्स भी जल्द ही जोड़ दिए जाएंगे। कोरोना काल में जो सबको लग रहा है कि समाधान इसका एक ही है, वो है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पे 200 बेड्स का आईसीयू भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद, इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं ऑक्सीजन। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले एक बार फिर से बड़ी सख्ती बढ़ाती जाती है दिल्ली में, लेकिन साथ में एक राहत की खबर भी है। 500 बेड आईटीबीपी के द्वारा तैयार किए गए हैं। एक अच्छी खबर है दिल्ली के लिए, क्या जानकारी है, विस्तार से बताएं।
देखिए बिल्कुल बताएं, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, मगर कहीं ना कहीं एक साथ कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा कि दिल्ली सरकार अस्पतालों की सुविधाएं कर पाए और बेड की संख्या बढ़ाई जा सके, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी वो भी बढ़ाई जा सके। मगर अब केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई है उससे कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा होता नजर आ रहा है। और बात करें बेडों की, तो जिस तरीके से बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आज भी 500 बेड बढ़ाए गए हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो स्थिति है वो बिगड़े नहीं। मगर जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिला था कि लगभग 28,000 26,000 रोज के कोरोना के पेशेंटों की गिनती आ रही थी, मगर जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं 22,000 से ज्यादा की कहीं कहीं गिनती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिल्ली सरकार को राहत जरूर मिली है। मगर देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर कोरोना की रफ्तार कितनी रुक पाती है, क्योंकि हम बात करें जिस तरीके से लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन भी इस वजह यहाँ पर इस वक्त सेकंड लॉकडाउन चल रहा है और लगातार सेकंड लॉकडाउन की शुरुआत है। मगर कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर जो हैं वो अभी भी दिल्ली से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचे। मगर जिस तरीके से आज हम यहाँ पे खड़े हैं कश्मीरी गेट बस अड्डे के ऊपर, वहीं पर लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन करना अभी भी जारी है। जी बिल्कुल। अब वो तस्वीर भी अगर दिखाने की कोशिश करें, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, लोगों को यकीनन बहुत तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है, वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए हम बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से लगातार मोरीगंज बस अड्डे की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार प्रवासी मजदूर जो है पलायन करते नजर आ रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस तरफ। पहले यहाँ पर जो मजदूर हैं ये लगातार आए हुए हैं यहाँ से और यहाँ से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से लगातार सरकारों की तरफ से कुछ सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सरकारों की तरफ से सुविधाएं नहीं मिल रही है। और हम दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बस खड़ी है, लगातार प्राइवेट बसें हैं और ये लगातार यहाँ से जाने की कोशिश की जा रही है। मगर प्रवासी मजदूर जो है अभी तक दिल्ली के यहाँ से आ रहे हैं और लगातार अपने अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि यहाँ से बस जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से बताया जा रहा है कि यहाँ से यूपी के लिए बस जरूर है मगर और राज्यों के लिए बस नहीं है। मगर देखना होगा शाम होते होते कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर है उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ेगी और लगातार कोशिश यही की जाएगी कि प्रवासी मजदूर अपने घर जा सके। मगर देखना है कि किस तरीके से प्रवासी मजदूर घर पहुंच पाते हैं या फिर सरकार कुछ उनके लिए सुविधाएं दे पाती है। जी राजीव, क्योंकि आज एक और बड़ा ऐलान जो घोषणा की गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उन्होंने कहा कि मुफ्त में वो वैक्सीन देंगे और 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया गया है। लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे भी अगर हम जानने की कोशिश करें, क्या वो खुश है मुफ्त में उनको वैक्सीन मिलेगी और कब तक उनको क्या जल्द से जल्द मिलनी चाहिए? देखिए हम बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की गई थी कि वैक्सीन जो है वो कहीं ना कहीं उपलब्ध हो, मगर जब लगातार कहीं ना कहीं अब 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन दी जाएगी और दिल्ली सरकार ने 1 लाख वैक्सीनों का ऑर्डर भी दे दिया। मगर कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि वैक्सीन मिले लोगों तक और 18 साल के नहीं बल्कि 18 साल से नीचे के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो। मगर लगातार सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से लोग बाग यहाँ से जा रहे हैं। सर अपना भाई अपना नाम बताएंगे जरा। शिवम कुमार। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अररिया जिला। यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं दिल्ली से? दिल्ली से लॉकडाउन लग गया इसलिए जा रहा हूँ। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार ने कुछ सुविधाएं नहीं दी आप लोगों के लिए? नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों को कहना है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से अभी कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। तो अगर सरकार किस तरीके से लोगों की मदद करती है या फिर वैक्सीन की कहीं ना कहीं जो वैक्सीन दी जाएगी वो भी अभी देखना होगा, क्योंकि 1 तारीख से वैक्सीन मिलेगी। मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से अभी भी प्रवासी मजदूरों के लिए कोई भी मदद नहीं दी गई है। जी राजीव, क्योंकि आम आदमी सरकार की अगर हम बात करें, केजरीवाल सरकार की हम बात करें, 5,000 रुपए उन्होंने अकाउंट्स में डाले, इस तरह का दावा उन्होंने किया है, लेकिन यकीनन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग लेबर कोर्ट में वहां पे ऐड ना हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। क्या कह रहे हैं लोग, उनसे भी जानने की कोशिश करें, क्या उन्हें 5,000 रुपए मिले? देखिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपए देने की जरूर घोषणा की है मगर अभी तक मिले नहीं है। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि 5,000 रुपए जो है वो प्रवासी मजदूरों को मिले हैं या नहीं मिले। हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या दिल्ली सरकार ने जो घोषणा की है कि 5,000 रुपए दिए जाएंगे प्रवासी मजदूरों को, क्या वो मिले हैं या फिर मिलने की सिर्फ घोषणा है? अभी नहीं, 5,000 रुपये दिल्ली सरकार ने दिया है, लेकिन वो 5,000 रुपये उनको दिया गया है जो जिनके लेबर कार्ड बने हुए हैं। बाकी और लोग जैसे कि हम फैक्ट्री में काम करते तो हमें 5,000 रुपये नहीं मिले, इसलिए हमें घर जाना पड़ा। तो आप लोग जा क्यों रहे हैं दिल्ली छोड़कर? आप जा क्यों रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, यानी खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि आप लोग नहीं जाएंगे दिल्ली से, दिल्ली छोड़कर, और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार पर भरोसा कीजिए। क्या भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं, दिल्ली सरकार पर भरोसा है,
इन एक हफ्ते करके लगभग 2 महीना या 3 महीना जी। बढ़ जाए तो फिर हम कहाँ से खर्चा चलाएंगे। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से लोगों का कहना है कि अगर लोग बाग कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से कुछ उम्मीदें करते थे, वो उम्मीद कितनी पूरी हुई है ये आपके सामने है, सबके सामने है, और जनता भी देख रही है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार किस तरीके से तालमेल मिला रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़े, उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई जो अभी भी लॉकडाउन का जो दर्द है वो बयां कर रही हैं। लोग अभी भी पलायन करने को मजबूर हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह के हालात दिल्ली में फिलहाल बने हुए, उस हालात की वजह से सख्ती बढ़ाई जा रही है। यही वजह है कि दूसरी बार एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, और लॉकडाउन लगाने की वजह से स्थिति लगातार अभी भी लोगों के लिए बिगड़ती नजर आ रही है। लोग पलायन को मजबूर हैं और लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की सप्लाई की खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब सीएमओ की जवाबदेही तय की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होम आइसोलेशन में इलाजरत मरीजों से सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हर दिन संवाद बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के स्तर से मेडिकल किट वितरण व्यवस्था की जिले पर समीक्षा की जाएगी। सीएमओ की जवाबदेही तय की जाएगी। दवाओं का कोई अभाव ना हो, अस्पताल में इलाजरत मरीजों से हर दिन संवाद बनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बढ़ती जा रही है। रुड़की, काशीपुर, मोदीनगर के साथ साथ बोकारो आदि प्लांट से भी लगातार आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। टाटा और रिलायंस समूह की ओर से प्रदेश को ऑक्सीजन आपूर्ति का प्रस्ताव मिला है और साथ में संबंधित लोगों से संवाद कर तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जिलों के प्रत्येक छोटे बड़े अस्पताल की स्थिति पर नजर रखी जाए। जिसे भी जरूरत होगी ऑक्सीजन जरूर मुहैया कराई जाए। ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति वितरण के लिए प्रदेश के 7 संस्थाओं द्वारा ऑक्सीजन की ऑडिट भी कराई जा रही है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक